हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। राजस्थान हिस्ट्री की बात चल रही थी अपनी, जिसमें जो फ्रीडम मूवमेंट के टाइम पे इंडिया में कौन कौन से पीजेंट मूवमेंट्स हुए थे, कौन कौन से किसान आंदोलन हुए थे, उनकी बात अपन ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। जिसमें बेगू और बिजोलिया, ये दो किसान आंदोलन ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं। आज अपन बात करेंगे अलवर भरतपुर के किसान आंदोलन की, इसके अलावा मारवाड़ के किसान आंदोलन की, और उसके अलावा भीलों के कौन कौन से मूवमेंट हुए, जैसे एक ही मूवमेंट हो गया, ठीक है। गोविंद गुरु का क्या, गोविंद गिरी या गोविंद गुरु कहीं पे लिखा मिले तो वो एक ही पर्सनालिटी रही, उन्होंने किस तरीके से इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, वो आज अपन जानने की कोशिश करेंगे। नोट्स इस लेक्चर तक के कंपाइल्ड हो चुके हैं, डिटेल सारी की सारी टेलीग्राम चैनल पर मैंने पोस्ट कर दी है कि राजस्थान ज्योग्राफी 48 लेक्चर, राजस्थान हिस्ट्री 48 लेक्चर और राजस्थान और वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट हो ही गया है। और उसके अलावा आप बात करो राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, तो वो कल मैं आपको अपडेट कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में कि कब तक वो रेडी हो जाएगा। जहाँ तक है वो कल तक हो जाएगा, कल का मतलब 7 अक्टूबर 2020 बोल रहा हूँ मैं डेट, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना डिस्कशन। सबसे पहले अपन बात करेंगे पीजन मूवमेंट इन अलवर भरतपुर। ये मूवमेंट आप देखोगे तो एक पूरा सीक्वेंस में चलते हैं। ये मूवमेंट एक साथ यूँ नहीं कि कोई प्लान्ड वे के अंदर कुछ किया हो, बट फिर भी कहीं ना कहीं एक सिंक्रोनाइजेशन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। 1924 में जब अलवर भरतपुर वाला रीजन, स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं मेव रीजन की बात होती है ना, मेव, ठीक है, तो वहाँ जो कि हरियाणा से बॉर्डर अपनी कनेक्ट करता है, उस रीजन की बात कर रहे हैं। वहाँ पर लैंड सेटलमेंट हो गया था और लैंड सेटलमेंट के बाद में लैंड रेवेन्यू जो स्टेट कलेक्ट किया करता था उसको बढ़ा दिया गया था। तो उसकी वजह से किसानों में एक नाराज़गी आना शुरू हो गई थी। रही सही में जो राजपूत पीजेंट्स थे ना, जिनकी खुद की खालसा रीजन में वो खेती किया करते थे, वहाँ पर उन लोगों ने एक आर्म्ड रेवोल्यूशन शुरू कर दिया कि भाई आपने ये कैसे, आपने टैक्सेज और ये रेवेन्यू बढ़ा दी, ठीक है। तो मेनली इस रिवोल्ट के लीडर कौन थे? राजपूत पीजेंट्स। जैसे कि आपको पता होगा करंट सिनेरियो में कि भरतपुर अलवर वाले रीजन में जाट्स ज़्यादा डोमिनेट किया करते थे, जाट, राइट। राजपूत यहाँ पे थोड़ा सा डाउन ट्रोडन सेक्शन में आते हैं। बाकी ऑल ओवर राजस्थान आप देखोगे तो राजपूत ज़्यादा पावरफुल रहे हैं एज कंपेयर टू अदर कास्ट या अदर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए स्टेट गवर्नमेंट ने एक इंक्वायरी कमीशन स्टैब्लिश किया और उस इंक्वायरी कमीशन ने रिकमेंड किया कि भाई हमें यहाँ पर आर्म्ड फोर्सेस को स्टैब्लिश करने की ज़रूरत है। तो होता क्या है कि आर्म्ड फोर्सेस का एक ग्रुप निमोचना गांव में आता है और वो 14 मई 1923 को वहाँ पर जैसे ही पहुँचता है तो अपनी एक स्टैब्लिशमेंट क्रिएट कर लेता है। फिर 2 साल तक वहाँ पर रिवोल्ट यूँ कंटिन्यू चलता रहता है, छोटे मोटे इंसिडेंट होते रहते हैं। तब जाके लगभग 2 साल बाद में 13 मई 1925 को फार्मर्स पे इन जो ये आर्म्ड फोर्सेस लोकेट कर दी गई थी, इन्होंने ओपन फायर करना शुरू कर दी और इसमें लगभग 100 फार्मर्स की डेथ हो गई। तो ये जो इंसिडेंट था ये बहुत ही ज़्यादा भयानक था कि आपने किसानों को अपनी खुद की एक जेन्युइन डिमांड पे भी उनको मारने पे आप तुलाए। वहाँ पर जो गांव थे उन सारे गांवों को जला करके राख में तब्दील कर दिया और महात्मा गांधी ने इस मैसेक्री को, इस पूरे नरसंहार को, इस एट्रोसियस एक्ट को जलियांवाला बाग से भी ज़्यादा गहन, या फिर एक तरीके से आप बोल सकते हो उससे भी बुरा बताया। पर आप देखो वहाँ पर जो महाराजा जो था अलवर का, उस पर कोई असर नहीं पड़ा था इस इंसिडेंट का कि महात्मा गांधी चाहे किसी भी नाम से बोले हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे पहले क्या होता है, ये तो 1924 का हुआ। अब इससे पहले एक छोटा सा इंसिडेंट और कि 1921 के टाइम पे अलवर भरतपुर वाले रीजन में वाइल्ड जो पिग है ना, जंगली सुअर, उनको पाला जाता था। अब उनको पालते थे तो उनको कहीं ना कहीं खाने के लिए भी चाहिए, तो उनको छोड़ दिया जाता था किसानों के खेतों में, तो वो पूरी क्रॉप्स को, स्टैंडिंग क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया करते थे। तो इस वजह से क्या था, ये किसानों के दिमाग में पहले से भी एक नाराज़गी चलती आ रही थी वहाँ के रूल के अगेंस्ट में। तो स्टेट ने एक नॉर्म निकाल रखा था कि भाई इन पिग्स को कोई मार नहीं सकता, अगर किसान अगर मारना भी चाहे तो मार नहीं सकते थे। तो ऐसे करके फार्मर्स ने अपना एक इस लेवल पे भी, इस बेसिस पर भी एक मूवमेंट शुरू किया 1921 में, जो कि फाइनली
आप देखोगे कि फार्मर्स को एक अलाउंस दे दिया गया कि भाई ठीक है, अगर ये वाइल्ड पिग्स आपकी क्रॉप्स को, स्टैंडिंग क्रॉप को डिस्ट्रॉय करते हैं तो आप इनको मार सकते हो। तो इस तरीके से इस मोमेंट में एक ये पड़ाव भी रहता है 1921 के टाइम पे। ये मोमेंट जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो आप देखोगे स्पेसिफिकली मेव रीजन 1932 में, मेव रीजन जिसमें कि ये अलग अलग रीजन आते हैं, किशनगढ़ आ गया, रामगढ़ आ गया, लक्ष्मणगढ़ आ गया, तिजारा आ गया। यहाँ के जो फार्मर्स थे ना, उन्होंने 1932 आते आते टैक्सेस देना ही बंद कर दिया। लैंड रेवेन्यू ऑफ फॉर खरीफ की जो सीज़न होती है जिसमें रेनफॉल हुआ करता है, हमारे यहाँ पे मानसून अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आपको पता होगा कि खरीफ सीज़न किस टाइम से किस टाइम तक आती है, तो उस टाइम पर लैंड रेवेन्यू तक देना बंद कर दिया। तो ऐसे करके एक ये भी इम्पोर्टेंट पड़ाव आता है इस पूरे मूवमेंट में। इसी तरीके से ये मूवमेंट धीरे धीरे क्या होता है, कम्युनल साउंड भी लेना शुरू कर देता है। मेव रीजन में आप देखोगे तो वहाँ पर माउंटेन डोमिनेशन है, तो रही सही में आप देखोगे 1930s 1920s में मुस्लिम लीग ने डिमांड पुट करना शुरू कर दी थी, अपनी आवाज़ उठानी शुरू कर दी थी मुसलमानों के लिए। तो उसका इफ़ेक्ट इन पीजेंट मूवमेंट्स पे भी देखा गया। जैसे कि अपन बात कर रहे हैं अभी अलवर भरतपुर वाले रीजन में, यहाँ पर एक इंस्टीट्यूट आया जिसको, उस इंस्टीट्यूशन ने मुसलमानों के लिए बात अपनी रखनी शुरू कर दी। उसका नाम था अंजुमन खादिम उल इस्लाम। उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई कि मुसलमानों के अलग से स्कूल खोले जाएं, उर्दू को अच्छा स्थान मिले, मतलब पूरी जो सर्विसेज में है वहाँ पर काम में आए, मॉस्क है उनको फ्री कर दिया जाए, वहाँ पर कोई रूल रेगुलेशन ना किए जाए, और गवर्नमेंट जॉब्स में जितने मुसलमान किसी भी रीजन में हैं उनकी पॉपुलेशन के बेसिस पे रिजर्वेशन दो। तो कहने का मतलब ये मूवमेंट धीरे धीरे कम्युनल भी होता चला जाता है आगे चलते चलते। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आप ज़रूर ध्यान रखना इनका, ठीक है। तो इस तरीके से अपना ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो मोमेंट है दैट इज़ मारवाड़ पीजेंट मोमेंट। 1923 में जय नारायण व्यास ने मारवाड़ हितकारिणी सभा स्टैब्लिश की थी, अपन ऑलरेडी पढ़ लिया। इनका काम क्या था कि जो टैक्सेशन और जो ये फ्यूडल सिस्टम जो चलता था ना सर्फडम का, जैसे कि ये जो दास्ता वाला जो सिस्टम था, उसके अगेंस्ट में पीजेंट्स को अवेयर करना कि भाई आपका शोषण होता है इनके थ्रू। तो ये काम था इस मारवाड़ हितकारिणी सभा का। तो इसके लिए जयनारायण व्यास ने फार्मर्स की जो मिजरेबल कंडीशन थी ना, जिसमें कितनी परेशानियों का उनका सामना करना था या फिर उनका शोषण हुआ करता था, उन सारी एट्रोसिटीज़ को एक्सपोज करने का काम करती थी। जयनारायण व्यास लेड एक पूरी टीम थी जिसमें मेन पार्ट था मारवाड़ हितकारिणी सभा। और उस टाइम पे उन्होंने कौन सा न्यूज़पेपर की हेल्प ली, तरुण राजस्थान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूज़पेपर में अपन ऑलरेडी देख भी चुके हैं प्रेस में। इसी तरीके से ही 1923 में जैसे ही ये मारवाड़ हितकारिणी सभा ने किसानों के लिए आवाज़ उठानी शुरू की, तो स्टेट गवर्नमेंट मतलब वहाँ की लोकल गवर्नमेंट ने मारवाड़ हितकारिणी सभा पे रेस्ट्रिक्शंस लगा दी। और उसी टाइम पे जोधपुर रीजन का जो मारवाड़ प्रजामंडल की एक्टिविटीज़ भी धीरे धीरे होना शुरू हो गई थी, उनको भी रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। फिर बहुत लंबे टाइम के बाद में 1939 में जाकर के कुछ एक्टिविटीज़ रिवाइव होती हैं, जब मारवाड़ लोक परिषद नाम से एक और इंस्टीट्यूशन एक्टिविटी में आना शुरू होता है मारवाड़ हितकारिणी सभा के बाद में, ठीक है। ये अपन ऑलरेडी बात भी कर चुके हैं इन इंस्टीट्यूशंस की। तो मारवाड़ लोक परिषद अपनी एक्टिविटीज़ में आता है और फार्मर्स की प्रॉब्लम के लिए लड़ना शुरू कर देता है और फार्मर्स को एनकरेज करता है कि तुम अपने अधिकारों के लिए प्रोटेस्ट करो, ये तुम्हें लूट रहे हैं जो राजे महाराजे या फिर जो भी अंग्रेज हैं उन वो लोग। तो ऐसे करके 28 मार्च 1943 को इस मारवाड़ लोक परिषद के ही एक मेंबर जिनका नाम था मांगीलाल, ठीक है, उन्होंने ये चोंडावत करके एक जगह है सोजत रीजन पाली में, वहाँ पर जो पीजेंट्स थे उनको ये कहा कि भाई अपन एक मूवमेंट करते हैं, एक तरीके से अपन कहते हैं कि भाई रिस्पॉन्सिबल रूल डे की तरह सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया 28 मार्च 1943 वाले दिन को। कहने का मतलब कि भाई अब इस दिन को हम इस तरीके से देखेंगे कि हमारे राज्य में या हमारे ठिकाने में जो रूल है वो रिस्पॉन्सिबल है, लोगों के द्वारा लाया गया है, लोगों के लिए है और लोगों के द्वारा है। समझ गए? तो इस तरीके से उन्होंने रिस्पॉन्सिबल डे की तरह इसको ऑब्जर्व किया। तो जो ठिकाने का मेन ठाकुर जो था ना,
उसने अलाउ नहीं किया, भाई आप ऐसी एक्टिविटीज़ हमारे यहाँ पे नहीं कर सकते। और इसकी वजह क्या थी? क्योंकि इनके अंग्रेज़ों के साथ में रिलेशंस अच्छे हो चुके थे। तो फिर आगे जैसा टाइम बीतता है तो अप्रैल 1943 में छोटू राम चौधरी के लीडरशिप में इन जागीर रीजन्स में भी लैंड सेटलमेंट का काम होना शुरू हो जाता है, जो कि मेन डिमांड थी इस मारवाड़ लोक परिषद की कि भाई किसानों को परेशान मत करो आप लोग। तो यहाँ पर आप देखोगे कि महाराजा ऑफ जोधपुर जो था ना, उसने थ्रू आउट इंडिया अपनी एक्टिविटीज़ को ध्यान में रखते हुए उसका क्रिटिसिज्म बहुत फेस करना पड़ा था कि आप हमारे यहाँ के पीजेंट्स को ही एट्रोसियस वे में ट्रीट करते हो तो कैसे काम चलेगा। और रही सही में 1943 तो अब ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंस का टाइम आ चुका था, मास मूवमेंट्स होना शुरू हो गए थे, महात्मा गांधी जी की लीडरशिप में बहुत काम होना शुरू हो गया था, अवेयरनेस आ गई थी, तो क्रिटिसिज्म बहुत हाई लेवल तक पहुंच गया था। तो उस केस में फिर बाद में लैंड सेटलमेंट होना शुरू हो जाता है जोधपुर वाले रीजन में, जो कि कहीं ना कहीं जो सामंतवादी जो सिस्टम था या जो लैंड रेवेन्यू ज़्यादा एक्सेस में कलेक्ट किया जाता था उस पर लगाम लगाना शुरू हुआ। तो इस पॉलिटिकल मूवमेंट का फीचर क्या रहा? यहाँ पर एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ने स्टेट की टायरनी को फेस किया कि कैसे भी करके फार्मर्स के इंटरेस्ट को हम बचा सकें। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है कि यहाँ पर एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन लीड करता है मारवाड़ वाले रीजन में पीजेंट्स की इंटरेस्ट को अपहेल्ड करने के लिए, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये आप ज़रूर ध्यान रखना कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन किससे एसोसिएटेड था। नेक्स्ट अपन देखते हैं भील आंदोलन भील मूवमेंट इन राजस्थान। देखो राजस्थान में जो सदर्न पोर्शन है ना, साउथ राजस्थान, वो मेवाड़ वाला रीजन है और उसमें भी स्पेसिफिकली भोमाट या फिर मगरा वाला जो रीजन है, सब रीजनल नेम्स मैंने बता दिया आपको राजस्थान ज्योग्राफी में ऑलरेडी। तो भोमाट और मगरा वाला जो रीजन है वहाँ पर मेजरली भील पॉपुलेशन रहती है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भीलों को कंट्रोल करने के लिए एक मेवाड़ भील कोर करके एक पूरी फोर्स स्टैब्लिश कर दी कि ये भील जो हैं ये कहीं ना कहीं अपने लिए आगे परेशानी का कारण बन सकते हैं, जैसे इनकी एक्टिविटीज़ आज देखी जा रही है। तो इस वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक मेवाड़ भील कोर स्टैब्लिश कर दी थी। फिर 1881 जैसे ही आता है तो मेवाड़ गवर्नमेंट ने कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की कि कैसे भी करके लगाम और खींची जाए इन भीलों पे, बट भीलों ने स्वामी गोविंद गिरी और सुरजी भगत इन दोनों की लीडरशिप में ऑब्जेक्शन रजिस्टर कराया कि भाई आप ऐसा नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो भीलों को एक रिवोल्ट में या एक मोमेंट में एक तरीके से कंबाइन करने की कोशिश की और इन्होंने एक कमेटी भी स्टैब्लिश की जिसका नाम था संप सभा, सभ्य सभा। गोविंद गिरी ने, इसके बारे में थोड़ा सा अपन पढ़ भी चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में कि संप सभा किस लिए स्टैब्लिश की थी कि भीलों में एक अवेयरनेस लेकर के आनी, उनके बीच में जो सोशल एविल्स प्रेवलेंट है उनको ख़त्म करना, उनको अपने राइट्स के लिए लड़ने के लिए इकट्ठा करना, उनके बीच में जो गैप्स हैं उन गैप्स को ख़त्म करना। और पूरी एक होल सोल टर्म देखें तो भीलों में भीलों का खुद का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था उसमें रिफॉर्म्स लेकर के आना, उसके लिए गोविंद गिरी ने ये संप सभा स्टैब्लिश की। और इनके साथ में दूसरे लीडर थे, उनका नाम क्या था? सुरजी भगत। इस मोमेंट में अपन देखें तो दूसरे और भी लीडर्स थे जैसे कि मोतीलाल तेजावत, भोगीलाल पांड्या और हरिदेव जोशी। ये नाम जरूर आप याद रखना, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो मोतीलाल तेजावत ने एक बनवासी संघ करके एक इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश किया। बनवासी मतलब वनवासी, मतलब जो जंगलों में रहते हैं उनका एक संघ, उनका एक कॉलेशन क्रिएट किया। किस लिए? कि जो भीलों के अंदर जो सोशल कंडीशन है उसको बेटर किया जा सके, सोशल सिस्टम को उनके बेटर किया जा सके। अब होता क्या था, आज भी आप देखोगे भील जो है ना वो अपने आसपास के गांवों को गार्ड किया करते थे, उनकी सिक्योरिटी इंश्योर किया करते थे। तो जब भी कोई आता जाता था तो वो गांव की पाड़ पे बैठ जाया करते, पाड़ का मतलब एंट्रेंस पे। तो जब भी कोई आता जाता था तो उनसे सिक्योरिटी टैक्स लेते थे या फिर बोलाई टैक्स लेते थे। आज भी जब अपन ट्राइब्स के बारे में पढ़ेंगे ना तब आपको मैं बताऊंगा कि आप भील जिस राजस्थान के या ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी ट्राइबल रीजन में अगर घूमने जाओ और उनके एक किसी बंदे को ये कह दो कि भाई मैं तेरे को इतना रुपया या इतना ये दे दूंगा, तू मुझे गाइड कर और मेरी सिक्योरिटी इंश्योर कर, तो फिर आपको कोई लूटेगा नहीं। एग्जैक्टली यही चीज़ हुआ करती थी। ये बोलाई या फिर सिक्योरिटी टैक्स जो भील लिया करते थे ना, वो इसीलिए लिया करते थे कि गाँव की सुरक्षा कर सके वो। पर होता क्या था, हुआ क्या
जो कर्नल जेम्स टॉड जैसे ही अपॉइंट हुए थे राजस्थान में, मेवाड़ वाले रीजन में, तो उन्होंने ट्रैवलर्स पे लगने वाले इन टैक्सेस को बंद कर दिया, बैन कर दिया। तो इसकी वजह से भील क्या और ज़्यादा नाराज़ हो गए और रिवोल्ट करने के लिए उतर गए स्ट्रीट्स में। अगर भील्स की बात करें तो उन्होंने ब्रिटिश फोर्सेस के अगेंस्ट में अपनी फाइट जो लड़ी, उसमें मेन लीडरशिप थी वो थी दौला काका। ठीक है, दौला काका की लीडरशिप में, अगर उनकी खुद की नेटिव की बात करें ना तो पॉइंट है ये। फिर बाद में कैसे जैसे करके ब्रिटिशर्स के साथ में एक ट्रीटी साइन होती है इनकी। अब ये जो ट्रीटी साइन होती है ना, यहाँ पर डूंगरपुर वाले रीजन के जो भील्स हैं, स्पेसिफिकली लिम्बाराबरू के जो रीजन के जो भील थे, उन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ में एक ट्रीटी साइन की। अब बेसिकली उस ट्रीटी की ऐसी कंडीशंस थी कि भील्स के ऊपर वो इम्पोज की गई थी, ना कि उनके इंटरेस्ट को अपहेल्ड करने के लिए की गई थी। तो कहने का मतलब एग्रीमेंट तो हुआ, ठीक है, 12 मई 1825 को एग्रीमेंट हुआ, पर वो एक यूनिलैटरल टाइप था कि जहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने डिमांड्स को इम्पोज किया भीलों पर। तो ऐसे करके गोविंदरा और दौलत सिंह की लीडरशिप में उदयपुर स्टेट में रिवोल्ट शुरू हो जाता है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में 1826 में। और जो गरासिया भील्स हैं वो भी इसमें उतर जाते हैं लड़ाई लड़ने के लिए। पर हाँ, कुछ टाइम बाद में फिर दौलत सिंह जो है वो सरेंडर भी करता है, पर एक बार तो रिवोल्ट शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से गोविंदरा और दौलत सिंह इनकी लीडरशिप में भी 1826 के टाइम पर रिवोल्ट होता है। कहने का मतलब ये पूरा सीक्वेंस देखो आप कि किस तरीके से चलता आ रहा है। इन भीलों के रिवोल्ट को, ये पूरा जो सीक्वेंस था उसको दबाने के लिए 1836 एडी में जोधपुर लेजियन करके एक पूरी बटालियन स्टैब्लिश कर दी गई थी। हेडक्वार्टर उसका था अजमेर। कि भाई ये भीलों के जो मूवमेंट होते हैं, ये भीलों को हम पे लगाम खींचनी है, तो अंग्रेज़ों ने ये काम करना शुरू कर दिया और खुद की एक लेजियन, मतलब पूरा एक ग्रुप ऑफ बटालियंस, मतलब फोर्सेस को स्टैब्लिश कर दिया गया था जोधपुर वाले रीजन में। फिर हाँ, इस जोधपुर लेजियन का हेडक्वार्टर अजमेर से शिफ्ट कहाँ कर दिया गया था? एरिनपुरा में 1842 के टाइम पे। तो ऐसे करके आप देखोगे जोधपुर लेजियन जो थी वो भीलों को कंटेन करने के लिए स्टैब्लिश की गई थी। तो ये ज़रूर ध्यान रखना आप। फिर जैसे ही टाइम आगे बढ़ता है, 1841 की बात करें तो मेवाड़ में मेवाड़ भील कॉप की जो स्टैब्लिशमेंट हुई थी उसके 2 कैंटोनमेंट बना दिए जाते हैं, एक तो खेवारा में और दूसरा कोटड़ा में। ठीक है, एक तो खेवारा में और एक हो गया कोटड़ा में। खेरवाड़ा, इट्स नॉट खेवारा, ये स्पेलिंग गलत लिख दिया मैंने, खेरवाड़ा और कोटड़ा, ऐसे करके मेवाड़ भील कॉप स्टैब्लिश की गई थी 1841 में। उसके 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 2 कैंटोनमेंट में। भील जो थे उन्होंने 1861 में भी रिवोल्ट किया देवपाल की लीडरशिप में, पर उसको भी सप्रेस कर दिया गया। ऐसे ही सोदालपुरा के जो भील्स थे उन्होंने भी, सोदालपुर के भील्स जो थे उन्होंने भी दल्ला की लीडरशिप में बांसवाड़ा रीजन में रिवोल्ट किया। तो ऐसे करके आप देख सकते हो कि हर एक रीजन में सदर्न राजस्थान में भीलों ने लगातार रिवोल्ट किए हैं। तो इस तरीके से भीलों ने 19वीं सेंचुरी में एक टेरिफिक रिवोल्ट भी किया जो 1881 के टाइम पे लड़ा गया था। और उस रिवोल्ट में आप देखोगे कि 2 सेक्शंस में फिर बाद में डिवीज़न कर देते हैं ये ब्रिटिशर्स मिल करके। तो कहने का मतलब एक पूरी सीक्वेंस आप देखो कि भीलों ने लगातार लड़ाई लड़ी है, कि मेवाड़ वाले रीजन में भी लड़ लिया, मेवाड़ से फिर उसके बाद में उन्होंने जो देवपाल के रीजन के जो भील थे उन्होंने भी लड़ाई लड़ी, सोदलपुरा वाले रीजन के जो भील थे उन्होंने भी लड़ाई लड़ी। तो ऐसे करके ये भील मूवमेंट लगातार आगे से आगे बढ़ता गया और भी भयानक बनता चला जा चुका था। 1881-82 में जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, तो उदयपुर रीजन में जब ये हुआ तो इसका फिर बाद में रिजल्ट क्या हुआ कि पॉलिटिकली ये भीलों का जो रिवोल्ट था ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है 1881 और 82 के बाद में। एक तो होता है ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करने वाला और एक होता है मेवाड़ की गवर्नमेंट को सपोर्ट करने वाला। तो इस तरीके से भीलों का मूवमेंट आप पूरी सीक्वेंस में देख सकते हो। ऐसे ही आगे देखें तो मामा अमन सिंह और लोनरगान करके ये 2 बंदे थे, इन्होंने भीलों की झोपड़ियां जला दी थी। तो एक बैटल और होता है 1881 वाला, ये ही
इसी सीक्वेंस में। तो इस बैटल में आप देखोगे 3 लीडर्स थे मेन भीलों की तरफ से। एक तो गामेती नीमा जो कि बिलखपाल की तरफ से था, दूसरा था सगतारी, ये था जोइता की तरफ से, एक था खेमा जो था पीपली की तरफ से। तो ऐसे करके इन तीनों की लीडरशिप में 1881 का जो बैटल होता है, उस बैटल में भी आप देखोगे तो अल्टीमेटली पॉलिटिकल डिवीजन हो जाता है इनके बीच में। तो ये आप देख सकते हो कि भीलों का मूवमेंट किस तरीके से राजस्थान में चलता है, एंडलेस और कंटिन्यूअस प्रोसेस रहा। ठीक है, अब बात करते हैं अपन भगत मूवमेंट की। देखो, भगत मूवमेंट की बात करें तो इसकी शुरुआत की गई थी गुरु गोविंद के द्वारा, जो कि कहीं ना कहीं पायनीर थे भीलों के अंदर अवेकनिंग लाने के लिए। जैसा कि अपन देख चुके हैं ना, गुरु गोविंद का मतलब गोविंद गिरी की ही बात हो रही है। ये बंजारा फैमिली से बिलोंग करते थे और बांसिया विलेज ऑफ डूंगरपुर में इनका जन्म 1858 के टाइम पे हुआ था। ये संत राजगिरी ऑफ बूंदी के डिसाइपल थे। इन्होंने 1883 एडी में संप सभा को स्टैब्लिश किया कि कैसे भी करके भीलों को एक साथ लाया जा सके, चाहे वो डूंगरपुर के हो, चाहे मेवाड़ के हो, चाहे गुजरात के हो, चाहे मालवा के हो, या फिर गरासिया भील हो। तो ऐसे करके भीलों को लिबरेट करना, उनको स्वतंत्रता प्राप्त करवानी, कि कैसे भी करके जो रूलर्स या सामंत जो भी हैं वो इनका जो शोषण करते हैं, इनको जो एक्सप्लॉइट करते हैं, उससे इनको बचाया जा सके। जो भीलों में सोशल एविल्स थे उनको ख़त्म किया जा सके, उनके समाज में जो बुराइयां थी उनको ख़त्म किया जा सके, उसके लिए ये सभा बहुत इंपॉर्टेंटली काम करती रही। गोविंद गिरी ने अपनी खुद की धुनी और निशान स्टैब्लिश किए थे बांसिया विलेज में, और वहीं पर से भीलों को स्पिरिचुअल एजुकेशन देनी भी उन्होंने शुरू कर दी। इनको दयानंद सरस्वती जी से बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली थी। उन्हीं को ध्यान में रखते हुए इन्होंने जो स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट ऑफ भील्स ये इंश्योर करने के लिए काम करना शुरू किया। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए इन्होंने भगत मूवमेंट शुरू किया। और भगत मूवमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या था कि ये स्वदेशी मूवमेंट था अपने आप में, जो कि सोशल इविल्स को भी इरेडिकेट करने के लिए काम कर रहा था, कि बहुत सारी जो सामाजिक कुप्रथाएं थीं उनको ख़त्म करने के लिए। ऐसे ही 1903 में संप सभा जो कि गोविंद गिरी ने एस्टैब्लिश की थी 1883 में, उसका सेशन होता है मानगढ़ हिल्स जो कि गुजरात में है अभी, वहाँ पर। तो वहाँ पर ट्राइब्स की कॉन्फ्रेंस के लिए ये जगह फाइनलाइज हुई थी। तो वहाँ को आप देखोगे कि जैसे ही 1903 में मीटिंग हुई तो अंग्रेज़ सरकार को लगी कि भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा एक सीरियस इशू है, इसको तो हमें हैंडल करना पड़ेगा। तो फिर गोविंद गिरी को निकाल दिया गया था, प्रेशराइज कर दिया था कि भाई अब आप आगे से बेड़सा विलेज में तो नहीं आओगे, जहाँ से मेन उनका सेंटर हुआ करता था, कि कैसे भी करके पॉलिटिकली भील्स को अवेयर किया जाए और उन लोगों को अपलिफ्ट किया जाए सोशली। तो 1908 में गोविंद गिरी को बेड़सा विलेज छोड़ने पे मजबूर कर दिया गया था। पर हाँ, उन्होंने अपना मूवमेंट जो है वो गुजरात के भील रीजन से और ईडर वाला जो रीजन है, मतलब सदर्न राजस्थान और गुजरात के नॉर्थ वाले रीजन जो कि बॉर्डर वाला रीजन है, वहाँ से अपना मूवमेंट इन्होंने लगातार चालू रखा। फिर 1911 में इन्होंने भगत मूवमेंट को फिर से रिवाइव किया और बेड़सा में वापस ये एंटर होते हैं और वहाँ उन्होंने मेन सेंटर बना दिया भगत मूवमेंट का। फिर 2 साल बाद में फिर से कॉन्फ्रेंस होती है मानगढ़ हिल में संप सभा की, और उसमें आप देखोगे कि जो इंग्लिश फोर्सेस थी उन्होंने अंधाधुंध गोलीबारी की और 1000 से भी ज़्यादा 1500 के लगभग लोगों की जान गई थी वहाँ पे, ट्राइबल पीपल की। इसको फिर हिस्ट्री में ये कंसिडर किया गया कि जलियांवाला बाग बहुत फेमस हुआ था, जनरल डायर ने जो अटैक किया था, रॉयल अटैक के अगेंस्ट में जो प्रोटेस्ट चल रहा था उसको लेकर के, तब जाकर ही जनरल डायर ने फ्री फायर करवा दिया था। तो उसी वजह से उसी लाइन में ध्यान देते हुए इसको भी टर्म मिलती है हिस्टोरिकली जलियांवाला बाग मैसेक्री सेकंड। जबकि जलियांवाला बाग वैसे तो 1919 में हुआ था, बट बाद में जब हिस्टोरिकली इनको दिया गया तो भाई जलियांवाला बाग जैसा ही एक इंसिडेंट राजस्थान में भी हुआ था, तो इसको राजस्थान का जलियांवाला बाग भी बोल दिया जाता है। अगर सेकंड टर्म भी ना मिले आपको तो वहाँ पर ये लिखा हुआ मिल सकता है राजस्थान का जलियांवाला बाग मैसेक्री, तो वो कौन सा हो जाएगा, मानगढ़ हिल्स। और जलियांवाला बाग से भी ज़्यादा ग्रेव तो वो हो जाता है निमोचना। या आप कंफ्यूज मत हो जाना दोनों में, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट मोमेंट इज एकी मोमेंट। एकी का मतलब यूनिफाइंग भील्स। इस मोमेंट को लीड किया था मोतीलाल तेजावत ने। भीलों को इकट्ठा करना
और जो भी एक्सप्लॉइटेटिव टैक्सेस लगते थे उन टैक्सेस के अगेंस्ट में आवाज़ उठाना, जो बेगार लिया करते थे उसके अगेंस्ट में आवाज़ उठाना, और जो शोषण हुआ करता था उसके अगेंस्ट में आवाज़ उठाने के लिए किसानों को एक साथ, भीलों को एक साथ लाना। ये जो मूवमेंट था ये गांधी जी के नॉन वायलेंस मूवमेंट के साथ में काम कर रहा था, मतलब ये नॉन वायलेंट मूवमेंट था। इसके मेन ऑर्गेनाइजर कौन थे? मोतीलाल तेजावत। 1921 में इस मूवमेंट ने एक अपनी इंटेंशन क्लियर कर दी थी मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ में कि हम आने वाले टाइम पर जिस तरीके से मेवाड़ के किसानों ने, जिस तरीके से और जो ठिकाने हैं उनके किसानों ने रिवोल्ट किया अपने खुद के राइट्स के लिए, वैसे ही हम अपने राइट्स के लिए लड़ाई लड़ेंगे। तो जैसे ही आगे धीरे धीरे बढ़ते हैं तो इन्होंने अपने मूवमेंट को और भी ज़्यादा एक तरीके से हाई लेवल पर बढ़ाने की कोशिश की और डिफरेंट रीजन से लीडर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू किया। आप देखोगे इन्होंने जो आदिवासी जो लोग थे, मेनली भील्स, उनको कलेक्ट करना शुरू किया। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने शुरुआत की जारोल करके एक जगह है, जाडोल, वहाँ से शुरुआत की और वहाँ पर इन्होंने अपने साथ में कुछ और इम्पोर्टेंट लीडर्स को भी इंक्लूड करना शुरू किया, जैसे कि लखीराम साधु, किशन जोशी, बाला लुहार, नीला शंकर ब्राह्मण और अंबा कुम्हार, ऐसे करके इन लीडर्स को भी अपने साथ में लेना शुरू कर दिया इस मोमेंट में मोतीलाल तेजावत ने। तो इन सब ने मिल करके एक मैसेज स्प्रेड करना शुरू कर दिया इन मीटिंग से रिलेटेड कि कैसे भी करके अब हम आगे बढ़ेंगे। और मेन जो सेंटर था वो था बदरना विलेज, बदरना गांव जो था वो इनका मेन सेंटर हुआ करता था एक्टिविटीज़ का। और इन्होंने ये 5 जो आसपास के जो 5 लीडर थे, इन्होंने मिलकर के एक मीटिंग बुलाई, पंचों की एक सभा बुलाई इन विलेजेस से, जो आसपास के रीजन के 5 गांव थे आसपास के, उनके बुला करके 1921 में, और सभी को एक शपथ लेने के लिए मजबूर किया कि आप लोग शपथ लोगे कि आने वाले टाइम पे कोई भी लाग नहीं दोगे, मतलब लैंड रिवेन्यू नहीं दोगे, जैसा कि मेवाड़ के पीजेंट्स ने पहले नहीं दिया, जैसा कि ऑलरेडी मातृकुंडिया में एक तरीके से शपथ ली गई थी, एग्जैक्टली वो कि वो शपथ रिपीट करवाई गई इन लोगों से भी। इन्होंने लगातार ये बात भी इंश्योर की कि पार्टिसिपेशन जो है एक ही मूवमेंट में लगातार चलता रहेगा जब तक कि ये एक एक्सप्लॉइटेटिव जो लाग बाग जो टैक्स लेती है ना सरकार, वो जब तक ना ख़त्म हो जाए, जब तक जागीरदार जो हमारे ऊपर अत्याचार करते हैं वो अत्याचार नहीं ख़त्म होंगे, तब तक हम कोई लाग बाग नहीं देंगे। ऐसे करके ये चीज़ फाइनलाइज की गई थी इस पूरी मीटिंग में। तो इस तरीके से हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट जितने भी ये पीजेंट मूवमेंट हुए थे उनका एक और पार्ट डिस्कस किया। अब नेक्स्ट पार्ट में अपन बात करेंगे मीणा आंदोलन की, मतलब मीणाओं के द्वारा जो मूवमेंट हुआ वो, और शुरू कर देंगे अपन प्रजामंडल मूवमेंट। ठीक है, जिसमें मेवाड़ का हो गया। ये थोड़ा लेंदी सेक्शन है, बट ये है कि मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर यही सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे जो अपन अभी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अपने साथ वालों को बताओ कि रेगुलर क्लासेस मिलती हैं, हाँ 1-2 दिन के गैप में एक वीडियो आता है, बट आता डेफिनेटली है। और अगर आप किसी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करो, फॉर एग्जांपल RAS के लिए, तो आप एडिटोरियल डिस्कशन को भी फॉलो कर सकते हो। सुबह 8 बजे के लगभग ये वीडियो मिल जाता है, और कुछ जो लेटेस्ट इश्यूज़ हैं उनसे रिलेटेड एक्सप्लेन्ड पेज भी मैं डेली डिस्कस करता हूँ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को लेकर के। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।